गए हैं समाजवादी पार्टी से शशांक यादव जी, आपने कहा कि उनकी सत्ता हिल रही है। कल तो देखने को मिला सदन में, उनकी सत्ता हिलते हुए दिखाई पड़ी और इस पूरे पूरे सदन के दौरान मोदी जी हिलते हुए दिखाई पड़े। फल ये शायद यही कारण है कि सदन चल रहे सदन से भी ये निकल करके छोटे-छोटे देशों में अब न जाने अपनी कौन-सा अतिक्रम करने के लिए बाहर गए हैं, जॉर्डन चले गए, इथियोपिया चले गए। तो लेकिन कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा आक्रामक किया प्रतिवाद किया, कहा कि धर्मेंद्र यादव जी ने और उन सारे संदर्भों में आप जो कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर तो अपना आंदोलन भी कायदे से नहीं कर पाते हैं और एक लंबे संघर्षों के बाद ये कानून उन्हें मिला और ये ग्रामीण मजदूरों को ये कानून मिला और उसको भी ये पूरा छीन लेना चाहते हैं। पर डॉक्टर शशांक यादव जी, आपकी टिप्पणी, आप इसको कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को? अबे धन्यवाद और बहुजन के सभी दर्शकों को प्रणाम। तिवारी जी, मुकेश भाई ने बड़ा डिटेल में कहा है। मुझे लग रहा है कि उससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकती जितना भी दिया है उन्होंने। मैं और काफी अध्ययन है, उनका काम भी किया हुआ है। मैं एक दूसरे बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। इस मनरेगा को जिसकी वो मजाक उड़ा रहे थे, कोरोना में इसी मनरेगा ने ही पूरा एक जो देहात का सिस्टम था उसको जिंदा रखा था किसी तरीके से। और अभी हाल की जो अपनी असमानता की जो रिपोर्ट आई है, उसपे बड़ा स्पष्ट हो गया कि 1% पैसा 40% लोगों के पास पहुंच गया है। जो 2001 में 15% होता था, 2015 में जाके वो 21% हुआ और 2015 से जाके 2025 तक 10 ही साल में 40% पैसा पहुंच चुका है। और इसी के साथ एक तीसरी चीज जोड़ी है कि जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में जिस तरीके से 384 दिन तक किसानों ने आंदोलन किया, तो जो इन लोग की जो सोच है कि खाता पीता आदमी ज्यादा अच्छा आंदोलन कर लेता है और किसानों को पास, चूंकि वो पंजाब से टुकड़ों में आते थे, फिर अपनी फसल बोते थे और वो स्टैंड कर ले जाते थे, तो ये किसी भी लेवल पे फाइनेंशियली मजबूती बिल्कुल भी नहीं चाहते। खेती को तो घाटे का सौदा बना ही चुके हैं और चीप लेबर के लिए दिखाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि हम गारंटी दे रहे हैं। और जितनी कमियां अभी मुकेश भाई ने बताई वो लगभग वही है सारी चीजें, कि स्टेट का पार्टिसिपेशन वो संभव नहीं है। 125 दिन दिखाने के लिए कहा है, इनकी नीयत पीछे के बजट पे आप देखते जाइए, लगातार कटौती होती आई है। जो हम लोग देख रहे हैं उसमें मनरेगा में अभी तक 40%, 30% से ज्यादा ऊपर काम मजदूरों को नहीं मिल रहा है। बंगाल का पूरा मनरेगा का पेमेंट ही रोका हुआ था, पूरा प्रकरण ही आपके सामने है। इन लोगों ने अगर तीनों बातों को एक में जोड़िए तो मंशा बड़ी साफ है। अभी एक बिल अभी 2 दिन पहले जो आया, जो पूरी हायर एजुकेशन का एक कमीशन बनाने जा रहे हैं। चूंकि इनकी मूल जो विचारधारा है वो एक विधान, एक नेता, एक देश पर भरोसा करती है, सेंट्रलाइज्ड उस पर केंद्रीकृत चीज पर, तो हर चीज पर ये पकड़ चाहते हैं। और मजदूर तबका एक इतना बड़ा तबका है, उस तबके को वो पुरानी वाली कहावत याद आ गई जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी कई बार आपने भी जिक्र किया है, और पुराने उसमें, कि जमींदार खाने को उतना ही देता है कि अगले दिन काम करने के लिए तुम फिर आ सको। तो इनके मन में किसी तरह से जीवन स्तर का भाव उठाने की वो व्यवस्था नहीं है। वोट बैंक भी बना रहे, आप योजना को भी जारी रखें, लेकिन योजना 101% सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। जिस तरीके से योजनाओं का निर्धारण केंद्रीकृत होकर ऊपर से आएगा, तो राज्य की जो अपनी स्वतंत्रता है वो भी खत्म है। जो मजदूरों को जो आपका जो पंचायत राज का जो कंसेप्ट है कि लोकल लेवल पे विकास के बारे में कुछ निर्णय कर सकें, वो भी ये खत्म है। कुल मिला के सत्ता को कितना केंद्रीकृत किया जा सकता है, ये नया कानून उसका एक नमूना है। इस कानून में कई खेल एक साथ हुए हैं। इस कानून में एक तो वो बचत भी कर रहे हैं कि कहां पर शोर ज्यादा पैसा कम, क्योंकि स्टेट्स पैसा नहीं दे पाएंगी, वहां पे उनका वो
सेंट्रल अपना भुगतान नहीं करेगा। दूसरा, महात्मा गांधी मनरेगा योजना को पहले बापू करने के बाद उसके बाद इसको जी राम जी कर दिया, और जी राम जी वो उन्होंने नेशनल जो बनाया, तो वो पूरा अपने वोट बैंक का भी दिमाग में रखना चाहते हैं, वो चीजों को अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं, और एक जो है बड़ी दानदाता की इमेज भी बनाना चाहते हैं कि आप हम आपका जो है कल्याण करना चाहते हैं। इस सरकार में हक मांगना जो फासिज्म का पुराना करेक्टर रहा है कि हक नहीं मिलेगा, हक मांगोगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे, और हाथ फैलाओगे तो आपको दया भाव से हम प्रसाद बांटते रहेंगे, उस भावना के साथ कि आदमी का मान सम्मान और स्वाभिमान, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कमजोर आदमी आंदोलन नहीं कर सकता है, खाते पीते पेट का ही आदमी आंदोलन कर सकता है, तो वो स्थिति आने ही मत दो। कैश से बिल्कुल नकदी से आदमी को गायब करो, मिडिल क्लास जी को वो भी इधर चल रहा है, क्योंकि जो नकदी है वही आपके अंदर एक स्वतंत्रता का भाव देती है। तो ये योजना इनके जो एक केंद्रीकृत भारत का और पूरा एक जो आयरन हैंड बनाने के जो एक कल्पना है, ये उसी की दिशा में एक कदम है। और इसी के साथ उन्होंने महात्मा गांधी को लोगों की स्मृति से आउट करने का एक तरीका निकाला है, जो कि दक्षिण हमारी जो करीब आज भी 65 से 70% जनता देहात क्षेत्र में रहती है, वो महात्मा गांधी का मनरेगा के रहता है जी कि कहाँ से जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य रहे हैं उनको किस रूप से करें। तो उनकी होशियारी की एक बार तारीफ जरूर कर दीजिए कि वो कोई मौका जी छोड़ते नहीं है कि किस तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ये मौका नहीं छोड़ते हैं साबित करने में कि राजनीतिक धूर्तता में हमसे कोई आगे नहीं हो सकता है। तो ये एक राजनीतिक धूर्तता की एक और निशानी है, जिसका पुरजोर विरोध मुझे लग जी रहा है जी सभी दल शशांक इस जी। पर सहमत हैं, इसके प्राविधानों से आज जुलूस भी। जी, तो सभी विरोध कर रहे हैं, बाकी जन आंदोलन की तो स्थिति बनकर आएगी। जी, धन्यवाद। जी शशांक जी, हमारे भोजपुर में कहावत है, न मरे न मोटा, ऐसी स्थिति ला दो कि आदमी मरने भी न पावे और जरा सा भी उसके चेहरे पर चिकनाई भी ना आने पावे। तो हम चलते हैं अपने इफ्ता के साथी है ये शरद कुमार जी। शरद कुमार जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? इनका आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, और ये तो अपने आप को तो उनका सांस्कृतिक आंदोलन से भी निकले हुए लोग कहते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? अ, आनंद जी, हमसे पहले चर्चा करते हुए भंवर जी ने, मुकेश जी ने और शशांक जी ने लगभग उसके जो आर्थिक पक्ष थे और जो उसका मूल भाव था उसको आपके सामने रख दिया है। लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के विदाई की जो तैयारी उन्होंने अपने सत्ता में आने के साथ ही शुरू कर दी थी, उसी की ओर बढ़ता हुआ ये कदम है। असल में स्टेट को जो है लोक कल्याण से लेना देना नहीं है, स्टेट रूल करने के लिए है, और इसीलिए स्टेट के हाथ में जो है से ज्यादा पावर चाहिए, और कल्याण और तमाम तरह की चीजें जो हैं ये जो है पब्लिक लायबिलिटी है और ये स्टेट की लायबिलिटी नहीं है। तो असल में मूल रूप से ये जो है वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा हिंदुस्तान के संविधान में है उससे एस्केप करने की तैयारी है। और ये तो हो गया उसका जो पक्ष है। और मनरेगा के योगदान के बारे में आपने भी कहा, मुकेश जी ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि किस तरीके से कोरोना काल में जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मनरेगा ने संभाल कर रखा। मनरेगा जैसे जनता को इंपावर भी कर रही थी, इंपावरमेंट भी उसको एक मिल रहा था। मनरेगा के जरिए जैसे बाजार के अंदर लेबर को कॉम्पिटिटिव बनाने में, लेबर के वैल्यू को कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद मिल रही थी, इसलिए कि उसके पास एक एश्योरेंस था, और इस एश्योरेंस के आलोक में वो न्यूनतम मजदूरी को जैसे ऊपर ले जाने की मांग कर सकता था, और बहुत जगह पे न्यूनतम मजदूरी बढ़ा भी। तो मनरेगा ने बहुत बड़ी सामाजिक क्रांतिकारी भूमिका अदा की। ये अलग बात है कि उस पर कमियां थी, और कमियां तो जैसे रहती ही हैं। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का जैसे रिडंडेंट हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए, कि उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो जिन चीजों को दुरुस्त किया जाना चाहिए उनको दुरुस्त करने के बजाय सरकार इसको एक अवसर के रूप में देखती है, उसकी कमियां गिना के सीधी तौर पे उसके मूल आत्मा पे चोट करके उसको नष्ट कर देने की तैयारी करते हैं। नाम बदलने का वैसे मोदी जी को बहुत शौक है, इसलिए कि ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं, और इसी प्रतीकात्मकता का हिस्सा है कि
वो इलाहाबाद का नाम बदल के आपने प्रयागराज कर दिया, संभाजी नगर आपने बना दिया। तो जिस तरीके से इतिहास इनको डराता है और इतिहास के तथ्यों को ये तोड़ मड़ोड़ के, तो ये जो इनके व्यापक हिंदुआइजेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का ये हिस्सा है। और इसीलिए उन्होंने जैसे जितना जितना बढ़िया शब्द ये कहते हैं, उतना उतना जैसे खतरनाक तरीके से ये एक्ट करते हैं। श्रम सुधार, मैंने श्रम सुधार जो है सो वो पूंजीपतियों के लिए किया गया सुधार है, लेकिन आप उसको श्रम सुधार, वो जो 4 बिल आए हैं, तो वो सब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जब जब जैसे आप पर हमला बोलना चाहते हैं, तो वो जैसे नया शब्द क्वाइन कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस में ये शब्द जैसे क्वाइन किया गया है। गांधी की स्मृतियों को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने पूज्य बापू किया, और फिर जयराम जी की भी चर्चा चल ही रही है। तो किस तरीके से गांधी को इस मुल्क के अंदर रिड्यूस किया जाए, हालांकि वो कर नहीं पाए हैं। राजघाट उनको भी जाना पड़ता है, और कभी कभी जैसे बाहर से जो फॉरेन गेस्ट आते हैं उनके बगलगीर होके जाना पड़ता है। तो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब लोक कल्याण मार्ग हो गया उसका नाम, लोक कल्याण की परंपरा को नष्ट कीजिए और रास्ते का नाम लोक कल्याण मार्ग बना दीजिए। अब राजमार्ग को लोक मार्ग कहना शुरू किया, राजभवन को लोक भवन कहना शुरू किया। तो राजनाथ जी के नाम में राज लगा हुआ है, तो उनको लोकनाथ बना दीजिए, नया नाम हो जाएगा, अच्छा नाम लगेगा सुनने में भी, इसलिए कि राज शब्द वहां से हट जाएगा और वो लोक के प्रतिनिधि बन जाएंगे। तो राजनाथ जी का नाम अब लोकनाथ जी होगा। तो ये जो नाम बदलने की जो ये पूरी जो सिंबोलिज्म की जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत ही खतरनाक साजिश का हिस्सा है। आर्य की शुद्धता के नाम पे जर्मनी में जिस तरीके से हिटलर आया और उसने जैसे उन तमाम स्मृतियों को मिटा देना चाहा। इतिहास जैसे आपकी इच्छाओं और अनिच्छाओं से परे अपने नियमों से शासित होता है, और जो गुजर गया है उसको तथ्यात्मक रूप से 2 कारणों से याद रखना पड़ता है। वो इसलिए कि अतीत में जो हमने गलतियां की थी उसके लिए, और इसलिए भी इतिहास को याद रखना पड़ता है कि अतीत से सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये जो पूरा समावेशी हिंदुस्तान का इनका सपना है, और मुकेश जी ठीक ही, भंवर जी शायद कह रहे थे कि वो एकात्म राष्ट्र की जो उनकी अवधारणा है, उस एकात्म राष्ट्र की अवधारणा में वो किसी किस्म के एबरेशन के चांसेस ये नहीं रखना चाहते हैं। वैसे इतिहास बदलना इतना आसान काम नहीं है। आप नाम तो बदल दीजिएगा, लेकिन नाम बदलने के बावजूद चीजें वैसे ही पुकारी जाती हैं, जनता की स्मृति में वो जैसे होती हैं। अब बताइए ना, शिवाजी के पिताजी का नाम शाह जी और शरीफ जी था, पिताजी और चाचा का नाम, पिता और चाचा का नाम शाह जी और शरीफ जी था, और संजोग से उस समय मोदी जी थे नहीं, तो शिवाजी के बाप और चचा का नाम तो चाह के भी बदल नहीं पाएंगे, या हो सकता है कि वो बदल भी दें। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, प्रतीकात्मकता की जो राजनीति है, ये असल में हिंदुस्तान के मूल सवाल जो है उन तमाम सवालों से एस्केप करने की तैयारी है। मनरेगा का बजट ये रोज घटाते चले जा रहे हैं। पीपुल्स इंपावरमेंट के जितने प्रोसेस है उस सबको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब उसका डिसीजन जो है सो कहाँ होगा भाई, तो केंद्रीकृत तरीके से ये फैसला होगा कि जैसे आम का पेड़ लगाइएगा आप, कि पपीते का पेड़ लगाइएगा। होता ये था कि ग्राम पंचायतों के स्तर पे कहीं थोड़ा बहुत जैसे खेत बनवा लिया, जंगल लगा लिया, कहीं पे जैसे जरूरत पड़ी तो उन्होंने जैसे छोटे छोटे वो चेक डैम्स बने जहां पानी रोकने के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग में जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन था, इस पीपुल्स पार्टिसिपेशन की वजह से जनता हमेशा इंपावर होती है, इसलिए इस पीपुल्स पार्टिसिपेशन को भी एक ही साथ ये खत्म कर देना चाहते हैं। तो सिंबोलिज्म की राजनीति के साथ साथ ये गांधी के ऊपर आक्रमण है, ये इतिहास के ऊपर आक्रमण है, और साथ साथ जैसे लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है उसके ऊपर आक्रमण है। तो मोदी ने एक साथ कई आक्रमण जैसे इस योजना के नाम के बदलने की प्रक्रिया में की है, या फिर यूं कहिए कि वो सतत जो आक्रमण कर रहे थे, उस आक्रमण की प्रक्रिया में जो सबसे ताजा हमला है, उस ताजे हमले के रूप में आप जैसे मनरेगा के नाम बदलने को देख सकते हैं। तो ये शब्द जैसे इसी तरीके से करते हैं। आपको याद होगा वो ऑप्टिक्स याद होगा, मोदी जी जब एक बार बनारस गए थे तो उन्होंने वाल्मीकि लोगों के पैर धोए थे और कहा था कि तो बड़ा सफाई उफाई करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बदलने में मोदी जी की कोई अभिरुचि नहीं है। तो जब आप किसी की जिंदगी नहीं बदलना चाहें तो उसको पूज्य बना दीजिए। जैसे इस देश में नारी जैसे पूज्य है, और वो पूज्य होने के बावजूद जैसे शोषण की सबसे ज्यादा शिकार है।
तो जब जब आप एम्पावरमेंट की बात छोड़ के इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो ये शब्दावलियां सोची समझी धूर्ततापूर्ण राजनीति का हिस्सा होती है, और ये एक किस्म का धूर्त आक्रमण होता है कि उसकी अहिकता को नष्ट कर दीजिए, उसको जैसे पार्थिव नहीं रहने दीजिए, उसको पार्थिव नहीं रहने दीजिए, उसको अपार्थिव बना दीजिए, परालौकिक बना दीजिए, और उसके नाम के साथ जैसे तरह तरह का फुदना लगा दीजिए, और उसके पीछे से जो उसकी आत्मा है उसको बाहर खींच लीजिए। आत्मा को जितना जोर से बाहर खींचना हो, शब्द को उतना ही बढ़िया तरीके से बाहर फेंकना है। तो ये लोगों ने शब्दों के अर्थ नष्ट कर दिए हैं, और इसी क्रम में पूज्य महात्मा गांधी के नाम से पूरा देश उनको जानता है, और बापू जिनको कहना है वो पूज्य बापू तो कभी नहीं कहते, हम लोग बापू ही कह लेते हैं। और पूज्यता का बोध जो है वो देवता बनाने की तैयारी है, और देवता जो होता है वो मंदिर की मूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने काल खंड को प्रभावित नहीं करते हैं। बापू एक जीवंत सत्ता है, और उस जीवंत सत्ता की आलोक में, उसकी आभा में हिंदुस्तान के अंदर लड़ने वाली जो जनता है वो उससे जैसे इंस्पिरेशन डिराइव करती है। इसीलिए बापू को इतिहास के नायक से देवता के रूप में देव मंदिर की तरफ प्रतिष्ठित कर देना, और उनकी हत्या भी करेंगे और उनको मूर्ति की तरह पूजेंगे भी। जैसे ठीक नारी को दहेज में जलाएंगे भी, दहेज प्रताड़ना की शिकार भी होगी, उसके साथ रेप भी होगा, और साथ ही साथ जैसे हम गाना भी गाएंगे कि यत्र पूज्यते नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताओं का निवास होता है। तो ये पाखंड की जो पराकाष्ठा है, हिपोक्रेसी की जो पराकाष्ठा है, और हिपोक्रेसी उनकी पॉलिटिक्स का जैसे मूल भाव है, इसीलिए उस हिपोक्रेसी की जो पॉलिटिक्स है उसी का एक्सप्रेशन जैसे इस सारी प्रक्रिया में हो रहा है। मुकेश जी ठीक ही कह रहे थे कि देखिए अब जनता जैसे कब जगती है, कभी कभी धारणाएं जैसे जीवन से ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, और जीवन जैसे धारणाओं से हार जाता है। लेकिन जब जीवन मरण का प्रश्न लोगों के सामने खड़ा हो जाता है तो धारणाएं पराजित होती हैं। मनरेगा पे आक्रमण जैसे लोगों के आगे जीवन मरण का प्रश्न खड़ा करेगा, और इस प्रश्न के खड़ा होने के बाद धारणाओं के साथ जब इसका टकराव होगा तो इनका जो फार्स नेशनलिज्म है और जैसे फार्स हिंदुत्व जो है, हम तो बराबर कहते हैं कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व जैसे एक राजनीतिक विचारधारा है। जैसे यहूदी एक धर्म है और जैनिज्म जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वैसे ही जैसे हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व एक जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, ये धीरे धीरे एक्सपोज हो रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा मौसम बदल रहा है। गो कि बिहार में जीतने के बाद लोग कह रहे हैं कि मोदी अजय हैं, लेकिन इस जीत के पीछे किस तरीके से इलेक्शन मैनिपुलेशन था, किस तरीके से वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, और किस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए से SIR का जो योगदान था, इन सब ने मिल के जैसे जो पूरा चोरी का एक कॉकटेल तैयार किया, उस कॉकटेल के गर्भ से जैसे उस विजय का जन्म हुआ था। इसलिए उस विजय के आलोक में जैसे मोदी की लोकप्रियता को न देखा जाए, बल्कि मोदी को जनता के बढ़ते हुए प्रतिरोधों के आलोक में देखा जाए। और इनके सारे नैरेटिव ध्वस्त हो रहे हैं। वंदे मातरम का नैरेटिव चला नहीं, अब भाग खड़े हुए चर्चा ही नहीं कर रहे, उसको बोल ही नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे इनके भागने का वक्त आ रहा है। तो अब और ये ऐसी मूर्खताएं जैसे जानबूझ के करते हैं, या कभी कभी जैसे इनको लगता है कि जनता को इतने दिन से मूर्ख बना रहे हैं तो इस मूर्खता को भी जनता बर्दाश्त कर लेगी, और वो इसको तय माने बैठे हैं कि हम जो बोल देते हैं वही ब्रह्म वाक्य हो जाता है। लेकिन अब जैसे बीच बीच में इनको कई सवालों पे भागना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जनता की एम्पावरमेंट और उसका जो वो इम्प्लीकेशन है वो मुकेश जी ने बहुत बढ़िया से रख दिया, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। और स्टेट को उसमें जैसे जिम्मा लगा के केंद्र जैसे बड़ा आराम के साथ जैसे एस्केप कर जाना चाहता है। अगर स्टेट किसी कारण से 40% नहीं जुटा सकेगा तो अडानी अंबानी को देने के लिए 60% तो बच ही जाएगा, कि उसी से उनका लोन माफ होता है, उसी से उनको 1 रुपया में जमीन मिलता है, उसी से उनको जैसे बैंकिंग के जरिए से लोन दिया जाता है अपनी ही कंपनी को खरीदने के लिए। सरकार की कंपनी को खरीदने के लिए सरकारी बैंक उनको लोन देते हैं। ऐसा जैसे खरीदार तो हम आज तक देखे नहीं थे कि हमारे पास 5 बीघा खेत है, हम इसको बेचना चाहते हैं, सो हम कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहा कि हम ही से कर्जा ले लीजिए और हमारा खेत खरीद लीजिए। तो यही इस देश के अंदर चल रहा है कि सरकार से कर्जा लीजिए और सरकार की संपत्ति जैसे खरीद लीजिए, और उस कर्जे को फिर औने पौने सेटल कर दीजिए, कभी कभी नहीं दीजिए
तो आप एक पंचायत बैठा लीजिए, उस पंचायत के जरिए से सेटलमेंट हो जाएगा। लिए थे जैसे 50,000 करोड़, मामला सेटल हो जाएगा 3,000 करोड़ रुपया में, तो 47,000 करोड़ जैसे बाप का माल बन जाएगा। तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे अगर मनरेगा पे, तो इनके जो मास्टर्स हैं उनके लिए पैसा नहीं बचेगा। इसीलिए इन तमाम पॉलिटिक्स के आलोक में और गांधी के प्रति जो घृणा है उसके आलोक में इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाना चाहिए। तो यही हो रहा है जी। जी तो सरन जी, हमारा समय भी लगभग समाप्त हो चुका, लेकिन हमें समापन टिप्पणी के लिए चलेंगे अपना मुकेश जी के पास। ये मुकेश जी, ये जो अपने विश्वगुरु बन रहे हैं, ये तो इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास में अपना नाम करना, इतिहास बनाना चाहते हैं। तो इतिहास तो विध्वंस करके नहीं बनता है, इतिहास तो भविष्य को गढ़ के बनता है। आप उसको कैसे देखते हैं? ये खास करके इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो मनरेगा था, इस पर परिवर्तन को, और इससे जो हमारे ग्रामीण मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, आप इसके संदर्भ में आने वाले दिनों में इसका क्या असर आप देखते हैं, और उसके लिए ये मजदूर लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आनंद जी, के इतिहास जो है विध्वंस से नहीं बनता, और ये तो विध्वंस करने में ही लगे हैं। इतना पता नहीं कितने कंसल्टेशन संवाद के बाद ये कानून आया था, सड़कों पे भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इतने चर्चा के बाद इस कानून को लेके आए। अभी उस कानून को विकसित भारत और ये कर देना एक तरीके से, अभी उसका नाम पूज्य बापू भी नहीं है, तो विकसित भारत कर देना, और मतलब उनकी सोच में मुझे लगता है, क्योंकि मजदूर, गरीब, वंचित उनकी सोच में है ही नहीं। इतने सालों से उनको लग रहा है कि एक वर्ग ही भारत में जो बड़े शहरों में रहता है, गांव की सोच, शायद ग्रामीण भारत उनकी सोच से बाहर हो गया, मुझे ऐसा लगता है। और आप ग्रामीण भारत को, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा पूरा वो चरखे को लेके चलते थे, कुटीर उद्योगों को लेके चलते थे, उसी से ग्रामीण भारत की पूरी अर्थव्यवस्था आज भी चलती है, पहले भी चलती थी। बड़ा हिस्सा है कि हम छोटे स्तर के इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो इन्होंने तो ये सोच लिया है शायद कि ये जो तबका है बड़ी तादाद में, और उनमें से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो गरीब वंचित है उसमें से भी उनको लग रहा है कि हमको वोट भी शायद मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो ये देखने का हमारे लिए भी एक चुनौती है कि हम कैसे उसको देखें, और वो बात कैसे उस तक पहुंचे कि वास्तव में आपके लिए कौन भले के लिए सोच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जरूर बहुत लोग समझे हैं, और बहुत लोगों के घरों में बहुत लोग शायद अपना जीवन इससे, बहुत लोग क्योंकि मैं ऐसा देखा है, मैंने केवल मानने की बात नहीं है, मैंने देखा है घरों में कि नरेगा के काम से उनके घर में पैसा ना आए तो शायद उनका घर चलना, उनके लिए भूखों मरने की स्थिति। राजस्थान के बहुत सारा बड़ा एक सेंट्रल साउथ राजस्थान का हिस्सा है जहाँ इसी के ऊपर पूरी निर्भरता है। तो जो खाद्य सुरक्षा का कानून आया और नरेगा का कानून आया, पूरे के पूरे परिवार, हजारों लाखों परिवार उसके ऊपर आश्रित हैं, आधारित हैं, तो उसको इतना आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले हैं। मजदूर सड़क से और संसद तक पहुंचने का जो काम है वो जरूर करेंगे, और मुझे लगता है कि ये इनकी जड़, क्योंकि जड़ कुर्सी तो जो सत्ता जो हिल रही है, उस हिलती हुई जड़ को हिलाने का काम अभी मनरेगा में इन्होंने जो छेड़छाड़ क्या बदला है, बदलने के लिए प्रयास जो चल रहा है वो करेंगे जरूर। और हम जैसे जो लोग हैं, जो मजदूर संगठनों में काम करते हैं और जो दूसरे चाहे वो किसान संगठनों में काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी इस सरकार के पूरी तरीके से चूल्हे किस तरीके से हिले और इस आंदोलन को संसद के उस गलियारे तक लेके जाएं। वो काम हम करेंगे, जरूर करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी विस्तार से शशांक यादव जी, आप इसको राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं इसके ऊपर? जैसा नीचे जी, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो नाम बदलने की जो इनकी ख्वाहिश है और इनकी रणनीति है, उसमें शायद मनरेगा में ये जो व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं, यह देश के लिए भी हानिकारक है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी हानिकारक है,
और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की पूरी धारा को यह अवरुद्ध करने वाला है और शायद इनकी यही मंशा है। अब आगे देखते हैं कि इस पर और कैसे क्या हो सकता है, संसद से लेकर के और ये सड़क तक का ये संघर्ष उस पर स्वाभाविक है। आप सारे साथी आए जुड़े, मुकेश जी, बंसी जी, सलीम जी और शशांक यादव जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद।